तो उत्तराखंड में अब शादी, विरासत और लिव इन रिलेशनशिप, इन सब निजी मामलों के लिए पता है क्या, अब एक ही रूल बुक है। जी हाँ, तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और इन नए यूनिफॉर्म सिविल कोड के नियमों को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर शादी हो, कोई पार्टनरशिप हो या फिर विरासत, मतलब हर पर्सनल मैटर के लिए बस एक ही कानून हो, एक ही सेट ऑफ रूल्स। सुनने में बड़ा लगता है ना? खैर, उत्तराखंड ने इसी सवाल का जवाब देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और आज हम यही देखने वाले हैं कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले उत्तराखंड की इस नई रूल बुक को समझेंगे, फिर देखेंगे कि शादी के रजिस्ट्रेशन को कैसे एक जैसा बनाया गया है, लिव इन रिलेशनशिप के क्या नियम हैं, इस पर भी बात होगी। फिर हम विरासत की प्लानिंग, जो अधिकारी इंचार्ज हैं, उनकी बात करेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी, इन सब का हम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, उत्तराखंड की नई नियम पुस्तिका। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर ये नए नियम लागू किस पर होते हैं और क्या किसी को इससे छूट भी मिली है? अच्छा, तो इन नियमों का दायरा काफी बड़ा रखा गया है। मतलब ये सिर्फ उत्तराखंड में रहने वालों पर ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड के वो लोग जो राज्य के बाहर भी रहते हैं, उन पर भी लागू होंगे। और इतना ही नहीं, अगर किसी मामले में एक पार्टनर उत्तराखंड का है और दूसरा किसी और देश का नागरिक, तो भी ये नियम लागू होंगे। लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी छूट भी है। हमारे संविधान में जो अनुसूचित जनजातियां यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स बताई गई हैं, उनके सदस्यों को इन नियमों से पूरी तरह बाहर रखा गया है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है शादी का रजिस्ट्रेशन। अब तक क्या होता था, अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग तरीके होते थे, लेकिन अब वो सब खत्म। अब सबके लिए बस एक ही प्रोसेस होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये नया सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा। देखिए, एक तरफ तो प्रोसेस को एक जैसा बनाने की कोशिश है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोड अलग अलग धर्मों की परंपराओं का पूरा सम्मान करता है। मतलब चाहे हिंदू परंपरा की सप्तपदी हो, मुस्लिम परंपरा का निकाह हो, सिख आनंद कारज हो, इन सभी को शादी के तौर पर मान्यता दी गई है। बस फर्क इतना है कि इन सबको रजिस्टर कराने का तरीका अब एक ही होगा। और हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए एक डेडलाइन भी तय कर दी गई है, वो है 60 दिन। सीधा सा मतलब है, शादी की तारीख से 2 महीने के अंदर अंदर उसे कानूनी तौर पर रजिस्टर कराना अब कंपलसरी है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करेगा, इसे 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म 1 अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करना होगा। दूसरा, सब रजिस्ट्रार 15 दिन के अंदर आपकी सारी जानकारी को वेरीफाई करेगा। तीसरा, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और चौथा, जो सबसे ज़रूरी है, याद रखना, अगर आपने 60 दिन के बाद देरी की तो लेट फीस भी लगेगी और जुर्माना भी लग सकता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, और ये शायद इस पूरे कोड का सबसे ज्यादा चर्चित और बिल्कुल नया पहलू है, लिव इन रिलेशनशिप के नियम। जी हाँ, अब लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराने और उसे खत्म करने के लिए भी एक पूरा फ्रेमवर्क बना दिया गया है। तो नियम क्या है? जो पार्टनर्स लिव इन में रह रहे हैं, उन्हें 1 महीने के अंदर जाकर रजिस्ट्रार को इसकी जानकारी देनी होगी। तो सवाल ये है कि लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कैसे कराया जाएगा? देखिए, दोनों पार्टनर्स को मिलकर एक स्टेटमेंट देना होगा, फिर रजिस्ट्रार 30 दिन के अंदर इसकी जांच पड़ताल करेगा। इसमें एक बहुत खास बात है, अगर दोनों में से कोई भी पार्टनर 21 साल से कम उम्र का है तो रजिस्ट्रार उनके माता पिता को इसकी जानकारी देगा, और एक बार वेरिफिकेशन पूरा हो गया तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। अच्छा, जैसे रिश्ते को शुरू करने का एक प्रोसेस है, ठीक वैसे ही उसे खत्म करने का भी एक फॉर्मल तरीका बनाया गया है। इसके लिए कोई एक पार्टनर या दोनों मिलकर एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर सिर्फ एक ने दिया तो रजिस्ट्रार दूसरे पार्टनर को इन्फॉर्म करेगा। फिर रजिस्ट्रार पूरी जानकारी वेरीफाई करेगा और ये भी देखेगा कि इस रिश्ते से कोई बच्चे तो नहीं है। और आखिर में 15 दिन के अंदर दोनों पार्टनर्स को टर्मिनेशन सर्टिफिकेट यानी रिश्ता खत्म होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन एक मिनट, ऐसा नहीं है कि हर कोई जाके रजिस्टर करा सकता है। रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन से मना करने का भी अधिकार है, और इसके कुछ ठोस कारण हैं, जैसे कि अगर कोई पार्टनर नाबालिग है या फिर किसी से जबरदस्ती या धोखे से सहमति ली गई हो, अगर कोई पार्टनर पहले से शादीशुदा है या किसी और लिव इन में है, तब भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और हाँ, अगर आपने कोई गलत जानकारी दी या नकली डॉक्यूमेंट्स लगाए तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा।
चलिए अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, अपनी विरासत की योजना, यानी प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा। इन नए नियमों में वसीयत और विरासत दोनों के लिए प्रोसेस को और भी आसान और साफ बनाने की कोशिश की गई है। देखिए, प्रॉपर्टी के बंटवारे के मोटे तौर पर दो रास्ते होते हैं। पहला, अगर किसी की मृत्यु बिना वसीयत लिखे हो जाती है, ऐसे में कानून तय करता है कि प्रॉपर्टी किसे और कैसे मिलेगी। दूसरा रास्ता है जब किसी की मृत्यु एक वैलिड वसीयत के साथ होती है, तब तो बंटवारा उसी वसीयत के हिसाब से होता है। अच्छी बात यह है कि अब इन दोनों ही सिचुएशन के लिए नियम बिल्कुल साफ कर दिए गए हैं। और वसीयत को लेकर एक बहुत ही मॉडर्न और बड़ा बदलाव आया है। अब इसका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। मतलब जो व्यक्ति वसीयत बना रहा है वो सारी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जमा कर सकता है। वसीयत बनाने वाला और दो गवाह दोनों आधार ओटीपी से अपनी पहचान वेरीफाई करेंगे और तो और पोर्टल पर ही अपनी अपनी वीडियो डिक्लेरेशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके पीछे का मकसद यही है कि पूरी प्रक्रिया और भी ज्यादा सेफ और आसान हो जाए। अब आते हैं पांचवें हिस्से पर, कौन है प्रभारी अधिकारी। एक सवाल मन में आता है ना कि मान लीजिए किसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया या कोई ऑफिसर टाइम पर काम ही नहीं कर रहा, तो क्या होगा। तो चलिए इसी हिस्से में समझते हैं कि निगरानी और अपील का पूरा सिस्टम क्या है। अपील के लिए एक बहुत ही क्लियर सिस्टम बनाया गया है। इसे ऐसे समझिए, अगर सबसे निचले लेवल पर यानी सब रजिस्ट्रार आपका काम नहीं करता या एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है, तो आप 30 दिन के अंदर उसके ऊपर के अधिकारी यानी रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रार के फैसले से भी खुश नहीं हैं, तो आप फिर से 30 दिन के अंदर उसके भी ऊपर रजिस्ट्रार जनरल के पास जा सकते हैं। और हाँ, रजिस्ट्रार जनरल का जो भी फैसला होगा वो फाइनल माना जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरे सिस्टम में जवाबदेही भी तय की गई है। मतलब अगर कोई अधिकारी तय समय में जैसे 15 या 30 दिन में कोई एक्शन नहीं लेता, तो केस अपने आप ही उसके सीनियर अधिकारी के पास फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके अलावा आम लोगों को भी ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी अधिकारी के काम न करने पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। और कोशिश ये रहेगी कि सभी अपीलों पर 60 दिन के अंदर अंदर फैसला हो जाए। तो हमने सारे नियम कानून समझ लिए। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, छठा और आखिरी हिस्सा। इन सब का आखिर मतलब क्या है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए सारी बातों को समेटते हैं और 4 सबसे बड़ी बातें याद रखते हैं। पहली, रजिस्ट्रेशन अब कंपलसरी है, चाहे वो शादी हो या लिव इन। दूसरी, सारे प्रोसेस अब सबके लिए एक जैसे हैं, किसी भी कम्युनिटी के हों। तीसरी, ज्यादातर काम अब डिजिटल फर्स्ट होंगे, यानी ऑनलाइन। और चौथी और सबसे जरूरी, अब लोगों के पास क्लियर अधिकार हैं, अधिकारियों के लिए टाइमलाइन तय है और अपील करने का भी एक पक्का रास्ता है। तो ये जो बदलाव है हर चीज को रजिस्टर करने का, ये कानूनी तौर पर चीजों को साफ तो करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है। हमारे निजी जीवन और सरकारी रिकॉर्ड के बीच का जो रिश्ता है वो अब बदल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारी पर्सनल लाइफ भी एक पब्लिक रिकॉर्ड बनती जा रही है, तो हमारा समाज किन नए सवालों और चुनौतियों का सामना करेगा।